नमस्कार दोस्तों, ज्ञान यात्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मोशन चैप्टर को दो पार्ट में रिलीज़ किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट 7th क्लास के लिए रिलेवेंट रहेगा और सेकंड पार्ट 9th क्लास के लिए रिलेवेंट रहेगा। तो मोशन होता क्या है एक्चुअली, हम इस चैप्टर में समझते हैं कि मोशन ये एक साइंस ऑफ मोमेंट, वाइब्रेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स जो भी मोशन है उसके बारे में इस चैप्टर को है। तो देखते हैं। देखिए, कोई भी लिविंग थिंग्स इस वर्ल्ड में उसको कुछ फंडामेंटल एक्टिविटीज़ करनी रहती हैं, जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो उसी तरीके से मोशन भी एक फंडामेंटल एक्टिविटी होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि दीज प्रोसेस डेफिनेटली मोमेंट एंड लोकोमोशन कम, है ना। इस प्रोसेस यानी जो फंडामेंटल एक्टिविटीज़ थी उसमें बिल्कुल मोमेंट और लोकोमोशन भी आता है। तो क्या सिर्फ लिविंग थिंग्स ही मोमेंट लोकोमोशन कर सकते हैं, यानी सिर्फ मोशन लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स भी मोशन करते हैं, लेकिन कैसे मोशन करेंगे? फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद से मूवमेंट करें या नहीं, कोई और उनको उठा के फेंक देता है। जैसे पत्थर वगैरह को अगर उठा के फेंके हैं तो उससे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, तो वो वाइब्रेशन जो को आएगा वो भी मोशन चैप्टर में ही आता है ना। उस पत्थर का मूवमेंट करना एक दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो भी मोशन चैप्टर में ही आएगा, मोशन में ही आएगा। तो हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए लिखा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग इधर इट इज लिविंग or non-living has its own vibration and that also comes in the definition of motion. इस चैप्टर में हम कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, फॉर्म ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बाकी 7th 8th 9th एंड 10th पार्ट यानी एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है या मोशन कंडीशन में है, ये कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल ये एक रेफरेंस पॉइंट से पता चलता है। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट रिलेटेड टू विच वी कंसीडर द मोशन एंड रेस्ट स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, जिसको देख करके हम ये समझते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट कंडीशन में है या मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है मैन ए और दूसरा है मैन बी। दोनों एक बस में बैठते हैं। ए बी को देखता है, ए बी को देख रहा है। अब बी के अलावा उसको और कोई ना दिखे तो टाइम के चेंज होने के बाद भी बी उसको उसी प्लेस पर बैठा हुआ दिखेगा, जिससे उसको ये लगेगा कि ही इज इन रेस्ट कंडीशन। क्यों? क्योंकि अब अभी मैंने बताया कि देयर इज नो चेंज ऑफ पोजिशन विद द चेंज ऑफ टाइम। बट इफ ए इज लुकिंग एट ट्री आउटसाइड, हाँ, अगर ए बाहर किसी पेड़ को देख रहा होता तो टाइम के साथ साथ पेड़ जो है पीछे छूटने लगेगा। तो पेड़ के पीछे छूटने का मतलब क्या है? टाइम के साथ साथ पोजीशंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है। हाँ, पहले पेड़ सामने था, अभी पेड़ पीछे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए को पता चलेगा कि बस मोशन में है, बस मूवमेंट कर रही है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है he could understand that he is in motion because there is a change in position between reference point कौन? वो tree and man A with the change in time। तो motion, मोशन की डेफिनेशन समझते हैं यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, यानी रेफरेंस पॉइंट जो भी उसके आसपास का है। लेकिन ये भी है यहाँ पे कि विद द चेंज ऑफ टाइम, हाँ, टाइम के चेंज के साथ साथ, क्योंकि टाइम को रोका नहीं जा सकता है, टाइम कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। तो टाइम के चेंज के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट को लेकर के हम उसकी पोजीशन को चेक करें, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है कंटिन्यूअसली विद द चेंज ऑफ टाइम, देन it would be said as the object is in motion। रेस्ट कंडीशन की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट, देखिए लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, हाँ, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग, यानी रेफरेंस पॉइंट विद द चेंज ऑफ टाइम। टाइम तो रोका नहीं जाएगा, टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है रेस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग यानी रेफरेंस पॉइंट से।
तो हम उस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वो कौन सी पोजीशन में है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, देखिए दो टाइप्स के मोशन होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो टाइप के मोशन रहेंगे। हम यहाँ पे समझते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। देखिए, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, ये ध्यान देने लायक चीज है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो टाइम को चेंज नहीं किया जा सकता, इससे अच्छा है कि हम इक्वल इंटरवल्स ले लें उसके। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है तो हम उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यहाँ नीचे टेबल में भी दिया है, देखते हैं। हम सपोज अपने घर से निकलते हैं और 10 AM पर हमने नोटिस किया कि हम कितना किलोमीटर मूव कर चुके हैं, तो हमें पता चलता है हम 15 किलोमीटर तक आ चुके हैं। अब हम आगे से नोटिस कर रहे हैं, होता क्या है कि 10 AM के बाद 10 AM यानी 10 मिनट्स के बाद हमने चेक किया तो हम 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पहुंच गए, यानी 5 किलोमीटर्स मूव किए 10 मिनट्स में। अच्छा, नेक्स्ट 10 AM से 10:20 AM में हम 20 से 25 यानी अगेन 5 किलोमीटर्स मूव करते हैं। नेक्स्ट 10:20 AM से 10:30 AM यानी अगेन 10 मिनट्स में अगेन 25 to 30 मीन्स 5 किलोमीटर्स मूव करते हैं। यानी सेम टाइम इंटरवल फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंसेस कवर की जा रही हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। वहीं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी देखिए, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। ऊपर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंसेस की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अनइक्वल डिस्टेंसेस की। तो अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम हमेशा टाइम का इंटरवल इक्वल लेंगे, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है तो ये माना जाएगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यहाँ एग्जाम्पल में भी देखते हैं। देखिए, वही कंडीशन कि हम घर से निकलते हैं 10 AM पे, हमने नोटिस करना शुरू किया कि हम कितने किलोमीटर्स पहुंच चुके हैं, तो हमने देखा 15 किलोमीटर पर हम हैं। अब 10 AM से 10 AM यानी 10 मिनट्स में 15 to 20 पहुंचते हैं, 15 to 20 पहुंचते हैं, यानी 5 किलोमीटर्स हमने कवर किया 10 मिनट्स में। नेक्स्ट 10 AM to 10:20 AM मीन्स 10 मिनट्स में 20 से 23 यानी 3 किलोमीटर्स हमने कवर किया। और नेक्स्ट 10:20 से 10:30 मीन्स 10 मिनट्स में 23 to 30 मीन्स 7 किलोमीटर्स कवर किया। यानी इक्वल टाइम इंटरवल मीन्स 10 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर की जा रही हैं। इसका मतलब है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन में ही लिखा है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम फॉर्म ऑफ मोशन को समझते हैं। अभी हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखा था। फॉर्म ऑफ मोशन, फॉर्म ऑफ मोशन एक्चुअली 4 फॉर्म्स रहेंगे मोशन के। फर्स्ट रहता है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड सर्कुलर मोशन, थर्ड रोटेशनल मोशन एंड फोर्थ पीरियोडिक मोशन, जिसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन, जैसा नाम है रेक्टिलिनियर, हम इसको मैथ्स के रेक्टेंगल से नहीं लेंगे। रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लिनियर। तो रेक्टिलिनियर मोशन जैसा कि नाम है वैसे ही हमें समझ में आ जाएगा नाम से ही कि रेक्टिलिनियर यानी कि कोई भी बॉडी अगर लिनियर स्पेस में चल रही हो, यानी कि लाइन में चल रही हो, ठीक है, तो लाइन में मोमेंट की वजह से उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे डेफिनेशन चेक करते हैं। इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पथ वी कैन से दैट बॉडी इज मूविंग इन लीनियर मोशन। ये देखिए, एक बाइसिकल राइडर है, ये भी स्ट्रेट पथ पे जा रहा है, तो स्ट्रेट पथ पे जाने की वजह से इसके भी मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं सर्कुलर मोशन।
जैसा नाम है, नाम से ही पता चल जाएगा। सर्कुलर मोशन मतलब कोई मोशन जो सर्कल के पास हो, हाँ, सर्कल के अराउंड हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी यही है कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, इफ अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ ध्यान देंगे हम, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है अलोंग द सर्कमफेरेंस, यानी सर्कुलर पाथ के अलोंग, हाँ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बिल्कुल, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाएंगे तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं, बस डिफरेंस ये है कि वो लीनियर मोशन में था और ये सर्कुलर मोशन में है, यानी सर्कमफेरेंस के चारों तरफ है। हाँ, तो सर्कमफेरेंस के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाएगा, तो बिल्कुल उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ नोट में हम देखते हैं ज़रा, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात ज़रा ध्यान रखेंगे, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ, वेलोसिटी नहीं। आगे देखिए लिखा है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी देन वी मस्ट नोटिस द चेंज इन डायरेक्शन कंटिन्यूसली। हाँ, अगर वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, तो हम लोग इसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहना पड़ेगा, जबकि यही मोशन यूनिफॉर्म स्पीड कवर कर रहा है। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी में इसको कंसीडर करूँगा तो मुझे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड क्या होती है? स्पीड जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस कि इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहती है। तो मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट चेंज हो रहा है तब तो हम यूनिफॉर्म में ले रहे थे, लेकिन अगर डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होने लगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी ही चेंज हो जाना। वेलोसिटी दो चीज़ों पर बेस करती है, जैसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर। तो अगर मैग्नीट्यूड यानी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड की जो हम यूनिट समझते हैं, जिसको कि मैग्नीट्यूड भी लें हम, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हैं। लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है। आप देखें यहाँ सर्कुलर मोशन में फिगर में कि यहाँ पे टेंजेंट से ड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैथ्स में भी हम समझें तो सर्कल जो है कई पॉइंट से मिलके बनता है, या हम बोले कई लाइन से मिलके बनते हैं, और उसमें कई सारी डायरेक्शंस रहती हैं, है ना, इसीलिए सर्कल को जो है मल्टी साइडेड पॉलीगन कहा गया है। ठीक है, तो इसके पास कोई डेफिनेट साइड नहीं है, इसके पास अनलिमिटेड साइड्स होती हैं। तो ये चीज़ हमें जानना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। एग्जांपल क्या हैं? देखिए, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का। अर्थ रहती है, उसके चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, मून कौन से मोशन में है? तो मून बिल्कुल सर्कुलर मोशन में है। अब वो यूनिफॉर्म में कैसे? क्योंकि मून जो है एक पर्टिकुलर पीरियड में वन राउंड कवर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम वो लेकर के चले। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। अच्छा, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, अराउंड द सन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ 365 डेज में होता है। अब ऐसा तो नहीं, या 366 कह सकते हैं, 365 एंड 1/4 डेज होता है एक्चुअल में। तो वो 4 ईयर्स को हम लेकर के चलें तो 1/4 ऐसे 4 बार ऐड करने पर 1 डे आ जाता है। ठीक है, तो वो 1 डे एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें लीप ईयर में, जो कि 365 से 366 काउंट हो जाता है। तो बहुत होगा 365 या 366 कह सकते हैं। अब कभी ऐसा तो नहीं होता कि 364 डेज में ही कवर कर ले या 366 डेज लगा दे अर्थ, ऐसा नहीं होगा। तो डेफिनेटली इसकी जो मोमेंट रहेगी रिवॉल्यूशन की, वो एक पीरियड में ही कवर कर दी जाती है। ठीक है, एक डेफिनेट पीरियड में, ऐसा कभी डिफरेंस नहीं आता है उसमें। तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंसीडर किया जाएगा। मोशन ऑफ टिप्स ऑफ द सेकेंड हैंड की टिप रहेगी, सबसे ऊपर जो पॉइंट रहता है उसको आप चेक करें तो वो सेंटर के चारों तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो सेंटर के चारों तरफ मूव करने का मतलब है कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में
मूव कर रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने का मतलब कि सर्कुलर मोशन कवर हो रही है, और ये भी आप जानते हैं कि एक सेकंड जो है वो 60 सेकेंड्स में 1 राउंड कवर करती है ना। कभी ऐसा नहीं होता 59 सेकेंड में ही पूरा राउंड कवर कर जाए, या 61 सेकेंड ले ले, ऐसा नहीं होता है। तो 60 सेकेंड्स डेफिनेट हैं जिसमें वो 1 राउंड अपना कंप्लीट करती है। इसी वजह से इस मोशन को भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंसीडर किया जाएगा। रोटेशनल मोशन, देखिए रोटेशनल मोशन रेवोल्यूशन वाला मोशन यानी सर्कुलर मोशन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सर्कुलर मोशन जो था वो रेवोल्यूशन में था, यानी कि अपने ऑर्बिट पर ही मूव नहीं करे, अपने ऑर्बिट पर मूव करेगी अर्थ, तब उसको सर्कुलर मोशन या रेवोल्यूशन मोशन बोला जा सकता है। हाँ, अपने एक्सिस पर ही अगर मूवमेंट कोई चीज़ कर ले, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ऐसी अर्थ होती है, ठीक है, ऐसी अर्थ रहेगी और उसमें इस तरीके से उसकी एक्सिस रहती है, ठीक है। तो अपने एक्सिस पर अगर जो रोटेशन लेती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, हाँ 24 आवर्स, तो रोटेशन लेने की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको रोटेशनल मोशन कहा जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करें, इफ अ बॉडी मूव्स अराउंड टू इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है, ये जो यहाँ पे एरो मार्क बना हुआ है ये पार्ट, ठीक है, ये उसकी अपनी एक्सिस है, ठीक है। तो उस एक्सिस पर अर्थ जो राउंड लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है 24 आवर्स, ठीक है, उसको ही रोटेशनल मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें आप, रोटेशन ऑफ अर्थ, मून एंड अदर प्लैनेट्स ऑन देयर ऑन एक्सिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर फिगर देख पा रहे हैं, ये साइकिल के टायर की फिगर है। तो यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, सेंटर पे एक पॉइंट है। अगर आप इस टायर की बात करें और यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लेंगे, तो ये इस सेंटर के चारों तरफ राउंड ले रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरीके के मोशन में है, तो बिल्कुल ये सर्कुलर मोशन में, ये रोटेशन में नहीं है। हाँ, हम इसकी बात करें, यहाँ पर एक रॉड होगी जो कि मूवमेंट कर रही होगी अपने ही एक्सिस पर, ठीक है। तो अपनी ही एक्सिस पर मूवमेंट कर रही है, तो उसके मोशन को रोटेशनल मोशन बोला जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करें, ये मेरे को राउंड, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ये पर्सन जो है उस मेरी को राउंड के साथ साथ मूव कर रहा है। तो पर्सन की अगर मैं बात करूँ कि ये किस तरीके के मोशन में है, तो ये सर्कुलर मोशन में है, हाँ, क्योंकि ये एक सेंटर जो कि यहाँ पर है, ठीक है, इस सेंटर के चारों तरफ ये रन कर रहा है उसके साथ। लेकिन अगर आप इस पाइप की बात करें, ये जो रॉड टाइप का है, ये अपने ही एक्सिस पर मूव कर रहा है, ठीक है, या मैं बोलूँ मेरी को राउंड जो है पूरा झूला वो है, वो अपने ही एक्सिस पर मूवमेंट कर रहा है, हाँ। तो उस पूरे झूले की मैं बात करूँ, पूरे मेरी को राउंड की बात करूँ, तो ये रोटेशनल मोशन में है, ठीक है। अच्छा, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्योरली रोटेशनल मोशन occurs if every particle of in the body moves in a circle, हाँ, सर्कल में अगर हर एक पार्टिकल किसी बॉडी की मूव करे तो उसे रोटेशनल मोशन बोला जा सकता है। कब? जब वो किसी सिंगल लाइन पर मूव करे। सिंगल लाइन मीन्स व्हाट? द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ। अब आते हैं ऑसिलेटरी मोशन पर। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? आपने पेंडुलम देखा होगा, तो पेंडुलम का जो मोशन रहता है, मूवमेंट रहती है, उसी को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। समझते हैं ज़रा क्या होता है ये ऑसिलेटरी मोशन। Oscillatory motion can be termed as the repeated motion in which an object repeats the same movement over and over, हाँ, यानी कि एक रिपीटेड मोशन आप कह सकते हैं सर्कुलर मोशन में भी, कि एक एथलीट जो है वो राउंड कवर कर रहा है, तो राउंड कवर कर रहा है, तो वो फर्स्ट राउंड अपने ग्राउंड का लेता है, देन सेकंड राउंड कवर करता है, तो वो भी तो रिपीट कर रहा है बार बार राउंड को, तो क्या उसको भी ऑसिलेटरी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो रिपीट कर रहा है सेम पाथ को, वो रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है, हम जिधर जाएं देन वापस रिटर्न करें, तो उसको ऑसिलेटरी बोला जाएगा, ठीक है। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना रहे, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन सपोज फ्रिक्शन ना रहे, तो ऑसिलेटरी मोशन वुड
continue forever, but in the real world the system eventually settles into equilibrium. बिल्कुल, क्योंकि देखिए कभी भी इनबैलेंस नहीं होती पावर्स, फोर्सेस, ठीक है, तो हमेशा बैलेंस बना करके रखती हैं। आप जानते हैं कई तरीके की फोर्सेस रहती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी और भी अलग अलग फोर्सेस अप्लाई रहती हैं हमेशा। तो इसलिए ऐसा तो नहीं होगा कि फ्रिक्शन ना रहे, लेकिन सपोज अगर कोई भी फोर्सेस ना रहे, फ्रिक्शन भी ना रहे, तो पेंडुलम को स्ट्रेच करके कहीं से छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा सिर्फ मूवमेंट करता रहेगा ऑसिलेटरी मोशन में। हम पेंडुलम की फिगर को देख के समझते हैं। देखिए ये पेंडुलम है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है, तो पेंडुलम को उठा करके ए पॉइंट पे लाते हैं, वहाँ से छोड़ते हैं, तो बी पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो लाइन इसकी में रहेगी, वहाँ से सी तक जाएगा, देन सी से वापस ए पे जाएगा। अब ए से ए टू सी, सी टू ए, ये बार बार मूवमेंट होती रहेंगी, तो कब तक होंगी? अगर हमने ऊपर पढ़ा कि फ्रिक्शन ना रहे तो फ्रिक्शन ना रहे तो ये हमेशा ही ऐसा होता रहेगा। लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन होता है, ग्रेविटेशन होता है और भी सभी फोर्सेस अप्लाइड रहती हैं हमेशा, तो इस वजह से इसकी एनर्जी रिड्यूस होगी, और एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब है कि ये एक टाइम में आकर के रुक जाएगी। तो रुकेगी तो कैसे? अब देखें जरा, समझते हैं यहाँ पे, ए से बी तक जितनी डिग्री इसने कवर की, सपोज 30 डिग्री कवर किया, तो सेम 30 ही डिग्री बी टू सी भी होगी, ठीक है, सेम डिग्री। अच्छा, अब होता क्या है कि जब एनर्जी रिड्यूस होगी तो ये थोड़ा सा हम मान लेते हैं आगे आ गया, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ए बन जाता है, नेक्स्ट ए या ए वन ले लेते हैं, ठीक है, ए वन, ए वन। तो सपोज ये 20 डिग्री है, तो यहाँ पर भी अब 20 ही डिग्री लेकर के यहाँ पे भी एक मोमेंट होगी और यहाँ पर पेंडुलम आकर के रुकेगा। मैं बोलूँ इसको B1, ठीक है, तो ये भी 20 डिग्री ही रहेगी, ठीक है। तो जितनी डिग्री मोमेंट होती है बार बार उतनी ही डिग्री लेकर के किया जाता है। हाँ, रिडक्शन होती रहेगी एनर्जी की, तो इस वजह से बेशक वो धीरे धीरे क्लोजर होती रहेगी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के, ठीक है। तो ये पीरियोडिक मोशन यानी ऑसिलेटरी मोशन था। नेक्स्ट हम समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द टोटल लेंथ। कितनी भी मूवमेंट करे वो, किसी भी पाथ पर मूवमेंट करे, सर्कुलर हो, जिगजैग हो, किसी भी तरीके की मूवमेंट हो, तो वो टोटल लेंथ जो रहेगी पाथ की, जितना उसने कवर किया है, वो पूरा का पूरा इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, फर्क नहीं पड़ता है किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जितनी भी मूवमेंट होती है उस पूरे पाथ के कवर को डिस्टेंस से बोला जाता है, ठीक है। एसआई यूनिट डिस्टेंस की क्या रहेगी? मीटर। सीजीएस यूनिट रहेगी सेंटीमीटर। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। नाउ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, यानी स्टार्टिंग पोजीशन जो रहेगी वो और फाइनली पहुंचने के बाद, तो जो इनिशियल फाइनल पोजीशन है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट कोई चीज़ लाइन में ही हो सकती है, ठीक है, लीनियर पथ ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी जिस पर बॉडी मूव की है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, ठीक है। यूनिट डिस्प्लेसमेंट की सेम रहती है जैसे यूनिट ऑफ डिस्टेंस रहता है, यानी एसआई यूनिट मीटर एंड सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर रहेगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी। स्केलर क्वांटिटी का क्या था कि स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन नहीं बताती। उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है, ठीक है। ये देखिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये ब्लू लाइंस जो हैं वो डिस्टेंस को कवर कर रही हैं, रेड लाइन डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है। ब्लू लाइंस में 4 मीटर एंड 3 मीटर कवर करने के बाद ये पर्सन अपने घर पे पहुंच सकता है, यानी टोटल 7 मीटर कवर करने होंगे। एंड रेड लाइन मीन्स 5 मीटर, हाँ, तो 5 मीटर इसको कवर करना होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ वहाँ फाइनल पोजीशन तक? 5 मीटर।
तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, डिफरेंस एक छोटा सा और मैं बता देता हूँ कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत रहती है। तो हम मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं कि हम ऊपर अप साइड जा रहे होते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं, डाउन साइड आते हैं तो नेगेटिव चल रहे होते हैं, राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो नेगेटिव चल रहे हैं। या हम बोलें कि हम किसी पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव कंडीशन बोला जाता है, और हम वापस रिटर्न हो रहे होते हैं तो फिर उसको नेगेटिव बोला जाता है। तो सेम यहाँ पे भी है। सपोज मैं 5 मीटर ईस्ट वर्ड जाता हूँ, ठीक है, एंड अगेन मैं उसी पाथ पर वापस आ जाता हूँ, यानी कि मैं 5 मीटर प्लस गया, सॉरी 1 सेकेंड, 5 मीटर प्लस किया और वापस मैं माइनस में आ रहा हूँ 5, तो 5 - 5 टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये 0 भी हो सकता है। सपोज मैं वापस आते हुए 6 मीटर चल लेता हूँ, ठीक है, तो 5 एंड देन -6, दैट वुड बी -1। इट मीन्स कि मुझे निगेटिव चला, लेकिन ऐसा क्या रियलिटी में होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए डिस्टेंस को हम कहते हैं कि डिस्टेंस कितना भी हम किधर भी मूवमेंट कर लें, वो सभी पाथ जो है डिस्टेंस में कवर किया जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस, यहाँ पे प्रॉपर दिया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? when a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial and the final position of the body along with direction, हाँ along with direction, ये नहीं बोलना है लिखना वरना दिक्कत हो जाएगी। तो along with direction is known as displacement। ठीक है, सेकेंड पार्ट आएगा इसका, सेकेंड डिफरेंस कि इट कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड, और जैसा हम जानते हैं इधर कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। अब मैग्नीट्यूड है सिर्फ इसके पास, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में हम देखें, ये सिर्फ 20 किलोमीटर की बात कर रहे हैं और ये 20 किलोमीटर साउथ की बात कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अब जब वो जीरो ही नहीं हो सकती तो नेगेटिव कैसे होगी? सोचने वाली बात है। अच्छा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और मे बी जीरो टू। ठीक है, अभी ये चीज़ बताया था। अब पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है? स्पीड जैसा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर ही हम इस बात को करेंगे। स्पीड क्या होती है? स्पीड एक तरीके से रेट है, हाँ, डिस्टेंस जिस रेट में हम कवर कर रहे होते हैं पर यूनिट टाइम, उसको स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड पावर -1। ठीक है, प्लीज डोंट टेक किलोमीटर पर आवर एज एसआई यूनिट। भाई किलोमीटर पर आवर अक्सर लिख के चले आते हैं, किलोमीटर पर आवर जो है एसआई यूनिट है स्पीड की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किलोमीटर पर आवर प्रैक्टिकल यूनिट हो सकती है, बट एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड पावर -1 ही रहेगी। फॉर्मूला: डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन। यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है तो बिल्कुल उसे यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ये एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन वाला ही डेफिनेशन हुआ। ठीक है, एग्जांपल हो गया रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? सिंपल है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर किया जाए तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाएगा। एग्जाम्पल अ व्हीकल ट्रेवलिंग ऑन अ बिजी रोड। ठीक है, किसी बिजी रोड पर कभी व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इस तरीके की जो स्पीड रहेगी उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंट शब्द से ही हम क्या समझते हैं कि तुरंत। ठीक है, तो अचानक हम चल रहे हैं, हमने एकदम से सोचा कि भाई इस टाइम हमारी स्पीड क्या है, तो हमारा स्पीडोमीटर पे नज़र पड़ती है हमारी, हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कार मूव कर रही है। ठीक है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हुई। ठीक है, वो हमेशा से तो 40 किलोमीटर पर आवर नहीं चल रही थी, हाँ उस टाइम जैसे ही आपने देखा तो वो 40 किलोमीटर पर आवर पे थी, यानी कि वो उस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुई? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं।
measured speed of a body at a particular point of time is called instantaneous speed. ठीक है. अच्छा, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ कवर्ड डिस्प्लेसमेंट. बहुत ही ध्यान देने लायक चीज है. स्पीड है वो डिस्टेंस की बात करती है, हाँ, कवर्ड डिस्टेंस. लेकिन वेलोसिटी क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही है पर यूनिट टाइम. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, इट इज द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एसआई यूनिट सेम रहेगी जैसे स्पीड की है, यानी मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड पावर माइनस 1. फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन. उसके बाद आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म स्पीड वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं रहता है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट. अब इक्वल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको मैग्नीट्यूड भी सेम रखनी होगी और डायरेक्शन भी सेम रखनी होगी. ठीक है. तो इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ध्यान रखें, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम रखनी पड़ेगी. अगर डायरेक्शन चेंज कर देता है तो वो वेलोसिटी ही कहाँ रहा. ठीक है. तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी. बेशक वो यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट. अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट मतलब हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए. ठीक है. दोनों ही बातें हो सकती हैं. जैसे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है कोई चीज़ और ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो एकदम से उसने वेस्ट डायरेक्शन कर लिया लेकिन अभी भी स्पीड सेम ही है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तो भी हम ये कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई चीज़ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो अभी भी वो ईस्ट में ही चल रही है लेकिन अभी उसकी स्पीड 13 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, तब भी हम यही बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही हो रही है. ठीक है. तो ये चीज़ें रहती हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम टेकन. ठीक है. इसका एक फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी इनिशियल और फाइनल का एवरेज निकालना है. ये कब होगा? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज होती है. यूनिफॉर्म रेट में चेंज होने का मतलब, पहले सपोज 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, अब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हुई, फिर 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हुई, फिर 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हुई. तो हर बार जो इंक्रीमेंट आ रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड की आ रही है. ठीक है. तो ये यूनिफॉर्म रेट में जो इंक्रीमेंट आ रही है, ठीक है, इसकी अगर वेलोसिटी इस तरीके की वेलोसिटी होती है तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, यानी इनका एवरेज निकालने पर एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसा स्पीड की बात की थी वैसे ही है कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है. दैट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आज के लिए बस इतना ही. बाकी की चीज़ें, ग्राफ्स एंड अदर एग्जांपल्स वगैरह हम जो है नेक्स्ट पार्ट में चेक कर लेंगे. ठीक है. कुछ इक्वेशंस हैं स्पीड के, कुछ मोशन के, कुछ इक्वेशंस पढ़ने हैं और कुछ ग्राफ्स भी चेक करने हैं, तो वो सभी हम सेकेंड पार्ट में चेक करेंगे. थैंक यू.